जय हिंद साथियों, सबको नमस्कार। आज हम लोग ऑफिस अटेंडेंट अर्थात परिचारी पद के लिए आज हम हर एक चीज आपको बतलाने वाले हैं। जैसे इसका क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है और कैरियर ग्रोथ क्या है। इसमें हम लोग इस फॉर्म को कैसे डाल सकते हैं, कौन लोग डाल सकते हैं, एज क्या है, हर एक चीज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। और वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जैसा है सेम वैसा ही सिलेबस भी बताएंगे, है ना। हर कुछ बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक जानकारी इस पद से संबंधित देंगे, है ना। तो बिहार में आ चुकी है बहुत बड़ी वैकेंसी, 3727 प्लस पदों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है कहीं ना कहीं। और वो भी उन लोगों के लिए इसका योग्यता जो है सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास है ना। मैट्रिक पास वाले सभी लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम बताएं आपको, एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कब से हो रहा है, तो प्रारंभिक तिथि जो है वो 25/8/2025 अर्थात 25 अगस्त से आप ऑनलाइन फॉर्म डाल सकते हैं। लास्ट डेट कब होगा, तो 26 सितंबर। लेकिन एप्लीकेशन फी जमा करने का जो लास्ट डेट है वो 24 सितंबर तक है, ध्यान रखिएगा, है ना। आप 24 सितंबर तक ही समझिए आप फॉर्म डाल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि एप्लीकेशन फी 24 तक ही जमा होगा। फॉर्म पहले ही डाल लेना है, बाद में सर्वर स्लो हो जाता है तो समस्याएं हो सकती है ना। और एग्जाम डेट की अगर बात कहेंगे, सर एग्जाम कब होने वाला है, तो अभी डेट नहीं आई है, बाद में इसका एग्जामिनेशन का डेट आएगा। उम्मीद है एग्जाम जल्दी ही हो जाएगा इस बार। तो एप्लीकेशन 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। योग्यताएं क्या है, तो मैट्रिक पास अर्थात 10वीं पास है या समकक्ष है, तो इस पद के लिए आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे एप्लीकेशन फी कितना है, तो देख लीजिए यहां पे सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपया है। जबकि अनुसूचित जाति जनजाति SC ST है ना, लेकिन बिहार का होना चाहिए, तो 135 रुपया ही है फी, है ना। दिव्यांग के लिए 135 रुपया है। और सभी श्रेणी के महिलाएं, है ना, महिलाओं पे तो खास करके नीतीश कुमार मेहरबान है ना। फी भी बहुत कम है और साथ ही साथ जो है रिजर्वेशन भी है, वहां पे 35% का रिजर्वेशन मिल रहा है। तो यहां पे आपको मिल जाएगा कितना फी, कितना 135 रुपया मात्र फी देना पड़ेगा एप्लीकेशन फी। और बिहार राज्य के बाहर के लिए अगर किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी है तो 540 रुपया आपको फी देना होगा। एप्लीकेशन फी हो गया ये। उसके बाद अगर हम बात करें आयु सीमा का, तो आयु सीमा एज का जो कट ऑफ है वो है 1 अगस्त 2025। 1 अगस्त 2025 तक आपका न्यूनतम आयु कम से कम आपका 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। 1 अगस्त 2025 तक 18 वर्ष आपका पूरा हो जाना चाहिए, है ना। अधिकतम आयु की बात करें तो जनरल कैटेगरी जो जनरल में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में भी आते हैं, ईडब्ल्यूएस भी है ना, ईडब्ल्यूएस में हो या जनरल में हो, तो 37 वर्ष आपका अधिकतम आयु, 37 वर्ष। उसके बाद ओबीसी अगर ईबीसी है तो आपको 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट मिलेगा, अर्थात आप 40 वर्ष तक फॉर्म डाल सकते हैं। SC ST से है तो 42 वर्ष तक। और अगर विकलांगता अर्थात पीडब्ल्यूडी के श्रेणी में आते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट आपको मिलेगा। आयु सीमा में छूट हो गया। अब चयन प्रक्रिया क्या है इसका, कैसे चयन होगा इसमें। सबसे पहले बात करें अगर चयन प्रक्रिया का, तो प्रारंभिक परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा होगी। अब एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुआ तब जाकर के मुख्य परीक्षा होगा। लेकिन इतना बात तो कंफर्म है कि 40,000 से अधिक एप्लीकेशन, क्या 4 लाख से भी अधिक एप्लीकेशन प्राप्त होगा तो मुख्य परीक्षा 100% होगा ही होगा, है ना। और दोनों का सिलेबस भी सेम है, जैसा प्रारंभिक है वैसा ही मुख्य परीक्षा है। तो 2 श्रेणी से आपको गुजरना पड़ेगा, पहला प्रारंभिक परीक्षा फिर मुख्य परीक्षा। अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, हम लोग पीटी की बात करें, प्री एग्जाम की बात करें, तो वहां पे प्रश्नों की संख्या क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। सबसे पहले जान लीजिए ऑब्जेक्टिव MCQ, है ना, 4 ऑप्शंस रहेंगे और एक को आपको वहां पे लगाना है। प्रश्नों की संख्या क्या होगा, 100 प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न 4 अंक का होगा, जिसमें कि आपको 400 अंक, कुल 400 अंकों का एग्जाम होगा। एक सही उत्तर पे आपको
4 अंक मिलेगा, और प्रत्येक गलत उत्तर अगर करते हैं, एक गलत उत्तर करते हैं तो आपका 1 अंक निगेटिव भी हो जाएगा, मतलब 1 अंक काट लिया जाएगा अगर एक गलत कर लिए तो, मतलब निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है ना। और 2 घंटे का समय है। इसके बाद अगर बात करें हम लोग क्या क्या विषय रहने वाला है इसमें, तो 3 विषय। एक तो सामान्य अंक गणित है, ध्यान दीजिएगा, अर्थमेटिक्स है सिर्फ इसमें। 30 प्रश्न रहेगा आपका गणित से, जो कि 120 अंक का होगा। एक प्रश्न 4 अंक का है तो 30 प्रश्न 120 अंक का। बाकी सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान 40 प्रश्न रहेगा, 40 गुना 4 160 अंकों का होगा। सामान्य हिंदी की अगर बात करें तो प्रश्नों की संख्या 30 होगा और 120 अंकों का होगा। कुल 100 प्रश्न जो है आपका 400 अंकों का हो गया। 3 विषय रहने वाला है, गणित, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। सिलेबस की अगर हम बात कर ले, पाठ्यक्रम में क्या क्या सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस की अगर हम बात करें तो सामान्य गणित का क्या क्या सिलेबस है, कुछ चैप्टर्स हैं यहां पे देख लीजिए, जो कि अर्थमेटिक्स से है, अंक गणित का चैप्टर है, जैसे एलसीएम, एचसीएफ है ना, वास्तविक संख्या जो रियल नंबर है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ, हानि है ना, बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, ये सारे चैप्टर इसमें है। जो बेसिक चैप्टर है अर्थमेटिक्स का, बस वही सारा चैप्टर से सवाल आने वाला है, बिल्कुल बेसिक सवाल आने वाला है। दूसरा बात अगर बात करें हम सामान्य ज्ञान का सिलेबस का, तो ये सामान्य ज्ञान का आपका सिलेबस है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे आप। ये सारा सामान्य ज्ञान का सिलेबस है ना, जिसमें कि साइंस भी है, उसके बाद सोशल साइंस भी है, ठीक है। समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर से भी प्रश्न आएगा। ये जो 40 अंक होगा सामान्य ज्ञान का, उसमें करंट अफेयर्स भी है ना, समसामयिक घटनाएं से भी प्रश्न आएगा। और सामान्य हिंदी जो 30 अंक का है, जिसमें कि संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण है ना, ये सारा चीज है, मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग, जो खास करके 10 तक हम लोग पढ़ते हैं वही चीजें हैं। और 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश आ सकता है, कुछ रचनाकार पर आधारित प्रश्न आ सकता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ये पूरा सिलेबस आपका हो गया मैथ्स का, अर्थात अंक गणित का, सामान्य हिंदी का और सामान्य ज्ञान का। यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। अब कहेंगे सर इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या करना होगा इस जॉब के बाद, है ना, क्या कार्य होता है इसका, तो जान लीजिए। ऑफिस में बहुत सारे छोटे छोटे कार्य होता है ना, बहुत सारे, उसमें सहयोग देना है ना, इसका काम है, ताकि दफ्तर सुचारू रूप से चल सके। जैसे ऑफिस का सामान्य कार्य क्या हो सकता है, फाइल ले जाना, दस्तावेज को संभालना, एक जगह से मतलब एक ऑफिसर से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक पहुंचाना, है ना। एक ऑफिस कहने का मतलब है कि यहां अगर कोई पदाधिकारी है, दूसरे पदाधिकारी तक उसको ले जाना, एक टेबल से दूसरे टेबल पे फाइल को पहुंचाना, उसको है ना संभाल के रखना फाइल को, है ना, कुछ फाइल को ढूंढ के फिर अगर ऑफिसर मांगे तो वहां पे पहुंचाना। तो मेनली ये वर्क होता है इसका, सामान्य कार्य है ना, दस्तावेज से संबंधित कार्य होता है। दूसरा जो कार्य है ना, वो कभी कभी क्या होता है, अधिकारियों के लिए चाय पानी का व्यवस्था करना, है ना, चाय पानी का व्यवस्था करना, कोई मिलने आ गए है ना, कोई ऑफिसर है या कुछ भी है, उनके लिए व्यवस्था करना है इसको, है ना। उसके बाद कुछ लेटर्स वगैरह सब आया पोस्ट से, है ना, उसको रिसीव करना या फिर पोस्ट ऑफिस जाके डालना, है ना, ये कार्य होता है। तीसरा, अधिकारियों या कर्मचारियों के निर्देश पर कार्य करना, अगर वो कुछ कार्य कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कार्य करना है ना, उस तरह के कार्य, उसके निर्देश को पालन करना है कि इस तरह का कार्य करना है ना, ऑफिस से संबंधित, तो आपको करना है वो चीज। बाकी आगंतुक जो मिलने के लिए आएंगे किसी ऑफिसर से या किसी कार्य के लिए अगर ऑफिस आ रहे हैं, है ना, उनको सही गाइडलाइन करना, सही जगह पे पहुंचाना। कोई ऑफिसर से मिलने के लिए आ रहे हैं, पदाधिकारी से मिलने आ रहे हैं, उसको मिलवाना, कोऑर्डिनेशन बनाना। डायरेक्ट तो कोई जाके मिल नहीं लेगा किसी पदाधिकारी से। अगर आप मान के चलिए कहीं आप जिला पदाधिकारी से मिलना चाहे तो डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं, आपको पहले यही आना पड़ेगा, है ना, परिचारी के पास। वो जाकर के बोलेंगे, जाकर के पदाधिकारी से, तो आपसे मिलने आया है कोई, तब जाकर के आप उससे मिल पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन बनाना दोनों के बीच, है ना, डायरेक्ट कोई जाके नहीं मिल लेता है। तो ये काम होता है उनका, है ना, बेसिक काम। दूसरी बात, साफ सफाई और बेसिक कोऑर्डिनेशन पे ध्यान रखना। मतलब ये नहीं कि साफ सफाई आपको करना है, साफ सफाई करने के लिए बहुत सारे वहां पे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी ऑलरेडी रहते हैं ऑफिस में। ऐसा नहीं कि आप ही को साफ करना होता है ना। आजकल हर एक से प्राइवेट से हर एक जगह सफाई कर्मचारी है, वो सफाई पे ध्यान रखते हैं ना। बस आपको देख रेख करना है कि सफाई कर्मचारी साफ किया है या नहीं, ऑफिस को सही ढंग से साफ किया या नहीं, है ना, ऑफिस में टेबल वगैरह सब, चेयर वगैरह सब सही ढंग से सही जगह लगा हुआ है कि नहीं, ये सब चीज देख रेख करना भी उसका कार्य होता है। तो इस तरह के कार्य है
परिचारिका अर्थात ऑफिस अटेंडेंट का। अगर वेतन और भत्ता की हम बात करें कि सर वेतन क्या होगा, भत्ता क्या होगा, तो वेतन स्तर जो है लेवल 1 है, लेवल 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते हुए जाता है ना, 7वां लेवल तक कम से कम आ जाता है। तो लेवल 1 है यहाँ पे। लेवल 1 का जो वेतन है वो क्या है, 18,000 से है ना 56,900, ये लेवल हो गया, वेतन का स्तर हो गया। बाकी डीए टीए एचआरए मेडिकल अन्य सरकारी सुविधा भी 7वां वेतन आयोग के अनुसार इसको मिलता है। समय समय पे इंक्रीजमेंट भी होता है, हर एक वर्ष जो इंक्रीजमेंट है वो सारा मिलता है, इसको सारा फैसिलिटी मिलता है। बाकी जो इन हैंड सैलरी कहिएगा सर, एक जो अप्रॉक्स सैलरी की अगर बात करें तो समझिए ना वही 22 से 23,000 24,000 के आसपास इन हैंड सैलरी आपके हाथ में वो सैलरी आएगा कटने उठने के बाद, है ना 23-24,000 रुपया आपके हाथ साथ आ जाएगा वो। चलिए इसके बाद अगर बात करें प्रमोशन है इसमें, तो बिल्कुल प्रमोशन है ना। प्रमोशन दो तरह से हो सकता है, एक आपका अनुभव के आधार पे, दूसरा विभागीय परीक्षा के आधार पे, है ना। अनुभव के आधार पे लगभग 5 साल 6 साल में इस तरह से प्रमोशन हो जाता है और आप क्लर्क बन जाएंगे। पहले तो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क बनेंगे, है ना, उसके बाद आप अपर डिवीजन क्लर्क तक जा सकते हैं प्रमोशन के बाद, है ना। आपका जो है लिपिक संवर्ग तक आपका प्रमोशन हो सकता है यहाँ पे, है ना, होता भी है। चलिए पदोन्नति के बाद अगर हम बात करें कि कहिएगा सर ये नौकरी क्यों करें, सबसे पहली बात जो है कम योग्यता में सरकारी नौकरी का मौका, है ना। मैट्रिक पास के लिए बहुत कम वैकेंसी आती है ना, नहीं के बराबर आता है। अगर बात करें बिहार में तो बहुत दिनों के बाद आया है मैट्रिक पास, है ना। तो कम योग्यता में सरकारी नौकरी, एग्जाम का पैटर्न आसान, हिंदी, हम लोग हिंदी से बाकी एग्जाम में इंग्लिश भी देना पड़ता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का आप एसएससी दीजिएगा, है ना, इंग्लिश भी, यहाँ पे हिंदी है, पढ़े हुए हैं। मैथ से आसान है तो सिलेबस भी इसका आसान है, इजी सिलेबस, दूसरा बात कह सकते हैं। कम योग्यता में सरकारी नौकरी, उसके बाद पोस्टिंग बहुत दूर नहीं देता है इसका, है ना, हमेशा घर के आसपास, है ना, बिहार में है तो बिहार में ही रहेंगे कहीं पे, है ना, और नजदीक ही रहेगा। तीसरी प्रतियोगिता यहाँ पे कम है। कम प्रतियोगिता क्यों है, क्योंकि बहुत सारे प्रतियोगिता ऐसा होता है कि लोग एक जॉब छोड़ के दूसरा जॉब में जाना चाहते हैं। क्यों चाहता है, क्योंकि ऊपर पोस्ट में जाना चाहता है ना। जैसे मान के चलिए कोई क्लर्क लेवल के जॉब पे है, बिहार एसएससी के थ्रू कोई पंचायत सचिव में जॉब हुआ है, तो वो चाहेगा सीजीएल 4 फॉर्म भरने के लिए ताकि वो सचिवालय तक पहुंच सके। लेकिन यहां पे कोई वहां से यहां नहीं आएगा नीचे स्तर पे, तो इस स्तर पे ऊपर वाला कोई व्यक्ति सबसे पहले फॉर्म नहीं भरेगा जो इससे ऊपर के पोस्ट पे है, सबसे पहला यही है। दूसरी बात प्रतियोगिता कम होगा, है ना, जो इससे ऊपर वाला होगा जिसका सैलरी इससे ज्यादा होगा वो क्यों फॉर्म भरेगा, जो जॉब कर रहा है ऑलरेडी इससे ज्यादा पोस्ट पे वो नहीं भरेगा। सबसे पहले तो यही प्रतियोगिता कम हो गया, है ना। तो चयन का ज्यादा चांस होता है, सिलेबस भी आसान है इसका, है ना। और सबसे ज्यादा जो है ना मुख्य कार्य वो क्या है हम लोगों के लिए, जीवन में अस्थायित्व, स्टेबिलिटी बना रहे, आत्मनिर्भरता बना रहे, है ना। गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत आसान नहीं है अभी के परिवेश में, है ना। और गवर्नमेंट जॉब खास करके हम लोगों के फैमिली के लिए, है ना, बहुत जरूरी होता है ना। जो सामान्य मिडिल क्लास से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, उनको बहुत जरूरी है, क्योंकि हम व्यवसाय, बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, पूंजी का अभाव है ना। दूसरी बात, और बहुत अधिक सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत लंबा समय तक कुछ तैयारी भी नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा, है ना, प्रेशर रहता है हम लोगों के पास। तो हम लोग के पास अभी फिलहाल में कोई ना कोई जॉब चाहिए, उसके बाद हम फिर से ऊपर चले जाएंगे, फिर से एग्जाम देंगे, हो सकता है किसी और में हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल एक जॉब की जरूरत है हमें, है ना, वो भी सरकारी जॉब। और सरकारी जॉब में समाज में कुछ अलग ही वैल्यू है, सबको पता है सरकारी जॉब का समाज में कुछ अलग ही महत्व है ना। तो उनके लिए भी ये जरूरी है, जीवन में अस्थायित्व और आत्मनिर्भर बने, इसके लिए ये चीज जरूरी है। और इसके लिए अब तैयारी कैसे करें इसका सर पूरे सिलेबस के लिए, तो इसके लिए हम लेकर के आए हैं एक बैच, उड़ान बैच, है ना, जो बीएसएससी कार्यालय परिचारी अर्थात ऑफिस असिस्टेंट भर्ती के लिए 100% उसी के लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बैच होगा। हम वही चीज पढ़ाएंगे जो एग्जामिनेशन में आएगा, जो सिलेबस है 100% कवर कराएंगे, 100% वही चीज पढ़ाएंगे, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चीजों को पढ़ाएंगे। हर एक विषय, जैसे हिंदी है आपका, हिंदी के शिक्षक पढ़ाएंगे, गणित तो मैं खुद पढ़ाता हूं, उसके बाद सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगे। तो हर एक विषय का अलग अलग शिक्षक के द्वारा आपको ये सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ ही साथ लाइव क्लास के साथ साथ आप रिकॉर्डिंग भी क्लास देख सकते हैं, है ना, क्लास नोट्स मिल जाएगा, एक्सपर्ट टीचर होंगे, है ना। बाकी जो टेस्ट सीरीज वगैरह सब आएगा उसका भी एक्सेस आपको मिलेगा इसी में। और बैच का जो फी है वो बिल्कुल कम है, 499 रुपये है,
499 रुपये है। अगर कूपन कोड होगा, कूपन कोड लगाने के बाद कुछ और भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा वहां पे, है ना। तो आप ये उड़ान बैच से सकते हैं। अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती का तैयारी करना चाहता है तो ये बैच अब ज्वाइन कर लीजिए आप। बैच प्रारंभ हो जाएगा 11 अगस्त से। 11 अगस्त से बैच प्रारंभ होने वाला है। बैच पे कैसे ज्वाइन करें बैच को, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ड्रीम सेवक लर्निंग एस प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद जाइएगा कहां, पेड कोर्स पे, और यहां पे देखिएगा आपको मिल जाएगा बीएसएससी कार्यशालय भर्ती परीक्षा के लिए उड़ान बैच, है ना, उड़ान बैच। यहां पे जाकर के आप डेमो भी देख सकते हैं। बाय नो कर लीजिएगा। बाय नो करने के बाद यहां पे पे ऑनलाइन करना है। कूपन कोड होगा तो अप्लाई कूपन कीजिएगा तो वहां से कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको, है ना। पे ऑनलाइन करना है। जिस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा, आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप इस नंबर पे स्कैनर मांग ले, पे कर दे, स्क्रीनशॉट भेज दे, तो भी आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए, और पीडीएफ के लिए @BSSC ड्रीम सेवक आईएएस टेलीग्राम ग्रुप है, यहां ज्वाइन कर लेंगे तो यहां से आपको पीडीएफ अन्य अपडेट्स मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसी तरह का वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।